जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज के हम इस वीडियो में संविधान का एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक 22 भाग एवं 12 अनुसूचियों को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। भाग एवं अनुसूचियों से बनने वाले A to Z क्वेश्चन को हम इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे। साथियों, अब तक पूछे गए प्रीवियस सारे एग्जाम के प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। संविधान के भाग एवं अनुसूचियाँ, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मूल संविधान में भागों की संख्या 22 थी साथियों, जो कि वर्तमान में अब इसकी संख्या बढ़कर 25 हो चुकी है। उसी तरह मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जो कि वर्तमान में अब संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। यहाँ ध्यान रखिएगा, भागों की संख्या मूल संविधान में 22 थी और वर्तमान में अब इसकी संख्या बढ़कर 25 हो चुकी है। और अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में 8 थी, जो कि वर्तमान में अब इसकी संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। अब हम सभी बारी बारी से सभी अनुसूचियों को देखते हैं। अनुसूची 1 में क्या वर्णन किया गया है? संघ के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा किया गया है। शेड्यूल 1 में जो 28 राज्य हैं हमारे देश के और 8 यूटी हैं, उनके बारे में चर्चा किया गया है। महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा अनुसूची 1 से, यदि देश में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घटता या बढ़ता है तो उसमें अनुसूची 1 में परिवर्तन किया जाएगा। यानी कि हमारे देश में राज्यों की संख्या और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अगर घटाया या बढ़ाया जाएगा तो अनुसूची 1 में ही परिवर्तन करने का यह प्रावधान किया गया है। अगला अनुसूची नंबर 2 देखते हैं। विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों के बारे में चर्चा किया गया है। यानी कि सैलरी और पेंशन के बारे में शेड्यूल नंबर 2 में वर्णन किया गया है। अगला अनुसूची देखते हैं 3। विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के बारे में चर्चा किया गया है। यानी कि अनुसूची 3 में ओथ के बारे में चर्चा किया गया है। यहाँ याद रखिएगा कीवर्ड के द्वारा पहले वेतन और पेंशन मिलता है। यानी कि 2 नंबर अनुसूची पहले होता है, उसके बाद 3 होता है। तो पहले वेतन और पेंशन मिलेगा, उसके बाद ही शपथ लेंगे। देखते हैं अनुसूची 3 से एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल के शपथ के बारे में चर्चा अनुसूची 3 में नहीं किया गया है। यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके बारे में शपथ का जो है अनुसूची 3 में वर्णन नहीं है। इनका वर्णन कहाँ है? तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 में वर्णन किया गया शपथ के बारे में, और उपराष्ट्रपति का शपथ के बारे में वर्णन अनुच्छेद 69 में किया गया है, और राज्यपाल के शपथ के बारे में वर्णन 159 अनुच्छेद में किया गया है। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला अनुसूची देखते हैं दोस्तों, अनुसूची नंबर 4। राज्यसभा के सदस्यों की सीटों के आधार पर सीटों का बंटवारा। राज्यसभा के सदस्यों के संख्या पर सीटों आधार पे सीटों का बंटवारा। हमारे देश में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या 250 है, जिसमें 28 राज्य के सभी सीटों का बंटवारा किया गया है, और ऐसे 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें की राज्यसभा में सीटें मिलती हैं। तो वे केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, दिल्ली है, पुदुचेरी है, जम्मू कश्मीर। ये ऐसे 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें राज्यसभा का सीटों की संख्या इन्हें मिलता है। अगला अनुसूची नंबर 5 देखते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश के सभी हिस्सों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के बारे में वर्णन है। यानी कि पूरे देश की यहाँ बात किया जा रहा है। उनमें एससी और एसटी के प्रशासनिक क्षेत्र के बारे में वर्णन अनुसूची 5 में किया गया है। साथियों, हमारा यह समझाने का तरीका और हमारा यह कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी मेहनत के द्वारा लाया जाता है। और यह वीडियो अपने सभी साथियों को शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो पाए। अगला अनुसूची देखते हैं 6। अनुसूची 6 में क्या वर्णन है? तो चार ऐसे राज्य हैं जिसके एसटी क्षेत्रों के प्रशासन क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। वैसे 4 राज्य कौन कौन से हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है? तो वे 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे मणिपुर राज्य नहीं है, याद रखिएगा। मणिपुर छोड़ करके 2 ऐसे एम वाले नाम हैं जो कि 4 राज्य प्रशासनिक क्षेत्र एसटी में आते हैं अनुसूची 6 में। वे कौन कौन से हैं? असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 राज्य हैं। अगला देखते हैं अनुसूची नंबर 7। अनुसूची 7 में सूची के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। हम बारी बारी से सभी सूचियों को देखते हैं और उनसे बनने वाले क्वेश्चन को डील करते हैं। संघ सूची, जो कि मूल संविधान में 97 विषय थे और वर्तमान में अब इसकी संख्या बढ़कर के 100 हो चुकी है। जैसे कि संघ सूची में आते हैं जनगणना, विदेशी संबंध, डाक,
रेलवे, ये ऐसे विषय हैं जो कि संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला सूची देखते हैं, राज्य सूची। मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय थे और वर्तमान में राज्य सूची की विषयों की संख्या 61 हो चुकी हैं, यानी कि 66 से घट करके अब 61 रह गया है। राज्य सूची में पुलिस आते हैं, जेल आता है, सिंचाई आता है, नहर, ये सभी वैसे विषय हैं जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला सूची देखते हैं, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे और इसकी संख्या अब बढ़ करके 5 बढ़ गई है, 52 विषय हो चुके हैं। जो यहाँ 66 से 61 हुआ था, यानी कि 5 यहाँ घट गया था, यही 5 घटने के बाद समवर्ती सूची में भेज दिया गया, जो कि 47 विषय से 52 विषय 5 बढ़ गया है। यह कब किया गया था, यह भी पूछा जाता है प्रश्न। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 5 विषय जो कि राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजा गया था। समवर्ती सूची के कुछ विषय देखते हैं, शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण, योजना आयोग, ये सभी वैसे विषय हैं जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। एक और विषय होता है दोस्तों, उसे याद रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियाँ। यह एक ऐसा विषय है जो कि जिसमें ना संघ सूची का विषय है ना कि राज्य सूची का। इस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ हमारे देश के केंद्र को है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। वहीं अमेरिका के संविधान में यह राज्य सरकार को इस पे कानून बनाने का अधिकार है। अवशिष्ट शक्तियाँ में भारत, याद रखिएगा, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। अगला सूची देखते हैं, अनुसूची 8। अनुसूची 8 में भाषा के बारे में वर्णन है, जो कि वर्तमान में 22 भाषा है। अगर बात किया जाए, भारतीय भाषा शुरुआत में 14 भाषा थी, जो कि वर्तमान में बढ़ करके 8 बढ़ गई है, 22 भाषा हो चुकी हैं। सभी बढ़े हुए भाषाओं को देखते हैं, कब कब बढ़ा था और कौन सा भाषा जोड़ा गया था संविधान में। तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था साथियों 1967 में, जिसमें 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। याद रखिएगा, 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा 15वीं भाषा जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन हुआ था साथियों 1992 में, जिसमें कीवर्ड याद रखिएगा, 3 भाषा जोड़ा गया था, नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। इस कीवर्ड के द्वारा आप याद रखिएगा कि संविधान का 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद 4 भाषा जोड़ा गया, जो कि पूरा 22 हो चुका था। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जिसमें 4 विषय भाषा जोड़े गए, संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। याद रखिएगा, सभी भाषाओं का राज्य पूछा जाता है। तो संथाली जो कि झारखंड का जनजातीय भाषा है, बोडो या बोडोलैंड यानी कि असम में बोडोलैंड एक क्षेत्र है, वहाँ का भाषा है, डोगरी जो कि जम्मू कश्मीर का भाषा है, मैथिली यह बिहार का भाषा है। अगला अनुसूची 9 देखते हैं। अनुसूची 9 जो कि जोड़ा गया था, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और 9वां अनुसूची जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। इसमें क्या विवेचना है, तो भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के बारे में अनुसूची 9 में वर्णन किया गया है। अगला अनुसूची देखते हैं दोस्तों, 10वां अनुसूची जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में। इसमें वर्णन किया गया है दल बदल कानून विरोध के बारे में। दल बदल कानून विरोध के बारे में वर्णन अनुसूची 10 में किया गया है। 10 से दल बदल याद रखिएगा, 10 से 10 और 10 से दल बदल। पूछा जाता है दल बदल कानून के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला एक देखते हैं अनुसूची 11। अनुसूची 11 में क्या वर्णित है, तो पंचायती राज व्यवस्था, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में लाया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था में विषयों की संख्या पूछा जाएगा तो 29 विषय थे। और अनुसूची 12वां देखते हैं दोस्तों। अनुसूची 12 यानी शेड्यूल 12 में नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में लाया गया था। और नगर पालिका में विषयों की संख्या 18 है। ये दोनों में डिफरेंट याद रखिएगा। अनुसूची 11 जो कि पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन से लाया गया था और इसमें 29 विषय थे। और अनुसूची जो 12 है नगर पालिका के बारे में वर्णन है, यह 74वां संविधान संशोधन में लाया गया था और विषयों की संख्या 18 है। ये सभी महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम देखते हैं भारत के भाग, संविधान के भाग देखते हैं, जो कि महत्वपूर्ण भागों को देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाग नंबर 1 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र यानी कि स्टेट और यूटी के बारे में वर्णन भाग 1 में है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक विस्तृत है भाग 1। दूसरा देखते हैं भाग 2।
भाग 2 में नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है साथियों, जिसका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में वर्णन है। नागरिकता जो कि भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। अगला देखते हैं भाग 3। भाग 3 में क्या वर्णित किया गया है, तो मौलिक अधिकार, जिसे हम संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच किया गया है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अगला देखते हैं, अगर पूछा जाएगा कि अगला देखते हैं दोस्तों भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णन किया गया है। यह 35 से लेकर 51 अनुच्छेद के बीच में विस्तृत है और नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला भाग 4 के क याद रखिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य के बारे में है, जिसका अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है। यह मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो कि रूस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अगला भाग देखते हैं 5, जो कि इम्पोर्टेंट है, संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में वर्णन है, यानी कि यूनियन के बारे में वर्णन भाग 5 में है। यह भाग सबसे बड़ा भाग है, जिसमें अनुच्छेदों की संख्या 100 है। यह 52 से लेकर 151 अनुच्छेद तक विस्तृत है। सबसे बड़ा भाग पूछा जाएगा तो भाग 5 ही होगा साथियों। अगला देखते हैं भाग 6, जिसमें राज्य सरकार के बारे में वर्णन किया गया है, यानी कि यूनियन के बारे में भाग 5 है और स्टेट के बारे में भाग 6 है। और यूटी के बारे में पूछा जाएगा तो भाग 8 में यूटी के बारे में वर्णन किया गया है। तो हम भाग 6 देखते हैं, राज्य सरकार के बारे में वर्णन है। यह अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक विस्तृत है। अगला भाग देखते हैं 7, जो कि निश्चित कर दिया गया, यानी कि खारिज कर दिया गया था भाग 7 को। यह कब किया गया था, तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। याद रखिएगा, भाग 7 को 7वें ही संविधान संशोधन से किया गया था, और कब, तो 1956 के तहत रद्द कर दिया गया। अगला भाग महत्वपूर्ण है 8। यह केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी के बारे में भाग 8 में वर्णन किया गया है, जिसका अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक यह विस्तृत है। आगे देखते हैं भाग 9, यह भी महत्वपूर्ण है। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन है, और भाग 9 के क में नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया है। और भाग 9 के ख में याद रखेगा सहकारी समिति, जिसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। यह 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। याद रखेगा, 9 में पंचायत, भाग 9 में पंचायत, 9 के क में नगर पालिका और 9 के ख में सहकारी समिति। अगला देखते हैं भाग नंबर 10, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 10 में क्या है, एससी और एसटी के एरिया के बारे में वर्णन किया गया है। यह अनुच्छेद 244 में वर्णित है। अगला भाग देखते हैं, महत्वपूर्ण है 11। भाग 11 में क्या है कि केंद्र और राज्य सरकार के संबंध के बारे में बताया गया है, यानी कि स्टेट और यूनियन के रिलेशन के बारे में भाग 11 में वर्णन किया गया है। अगला भाग देखते हैं, महत्वपूर्ण है भाग 15। भाग 15 में चुनाव आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है। अगला भाग महत्वपूर्ण है भाग 17, जो कि राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 17 याद रखिएगा, राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में वर्णन है। आगे देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण है भाग 18। भाग 18 में क्या है, तो आपातकाल का प्रावधान भाग 18 में किया गया है, इमरजेंसी प्रोविजन। यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है भारत में। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल के बारे में वर्णन किया गया है। जर्मनी के संविधान को याद रखिएगा, वाइमर संविधान कहते हैं। अगला एक महत्वपूर्ण है और लास्ट है भाग 20। संविधान संशोधन के बारे में भाग 20 में वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन अधिनियम भारत में लिया गया है। प्रश्न देखते हैं, सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो सम्राट अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। पूछा जाता है यह कब पढ़ा गया था, तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़े थे। अगला प्रश्न दूसरा देखते हैं, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी?
तो महावीर स्वामी के द्वारा जैन संघ की स्थापना किया गया था। यह बिहार के पावापुरी नामक स्थल पे किया गया था। जैन धर्म से कुछ जिक्के याद रखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे पूछा जाता है, तो ऋषभदेव उनके प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पूछा जाता है तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। याद रखेगा जैन धर्म के 2 संगतियां हुई थी। पहला हुआ था यह पाटलिपुत्रा में, जो कि यह चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे अस्तुलभद्र, और दूसरा हुआ था वल्लभी गुजरात में। इसे भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई दफ़ा पूछा जाता है प्रश्न। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। साथियों, हमारा यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है और पिक्चर के माध्यम से समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो पाए। तीसरा प्रश्न देखते हैं, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम तांबा धातु के प्रयोग किए थे। याद रखिएगा लोहा का भी प्रयोग सर्वप्रथम वैदिक काल में ही किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? गद्य और पद दोनों में यजुर्वेद की रचना की गई है। गद्य और पद वाला वेद पूछा जाता है तो यजुर्वेद, और पूछा जाएगा कि मंत्र और आराधना वाला वेद कौन है तो ऋग्वेद है, और यज्ञ आहुति वाला वेद कौन सा है तो यजुर्वेद है। और उसके बाद सामवेद आता है जिसमें संगीत के बारे में वर्णन किया गया है, और उसके बाद अथर्ववेद है जिसमें तंत्र मंत्र जादू टोना के बारे में वर्णन किया गया है। ये सभी को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा गया है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को बिना ताज के बादशाह के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, बिना ताज के बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा काल में तांबे का रथ की खोज किस स्थल से हुई है? तो दैमाबाद से तांबे की रथ का खोज किया गया था हड़प्पा काल में। याद रखेगा दैमाबाद वही जगह है जो हड़प्पा काल का दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ सभी बॉर्डर को हम याद रखते हैं। उत्तरी बिंदु को हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी बिंदु को हम मांडा कहते हैं जो कि जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी बिंदु दैमाबाद में है जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। अगर पूर्वी बिंदु को बात करें तो यह आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के यह मेरठ जिले में। और दक्षिणी बिंदु की बात करें तो सुतका गेंडोर है जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। यह बॉर्डर को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? यति शब्द का प्रयोग जैन धर्म में किया गया है किनके लिए? तो महावीर स्वामी के लिए। और कब कहलाए थे यति? तो घर त्यागने के बाद महावीर स्वामी जी को यति कहा गया था। यहाँ याद रखिएगा, महावीर स्वामी को घर त्यागने के बाद 12 सालों के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं बौद्ध धर्म की गौतम बुद्ध की बात करें तो 6 साल के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? तो हड़प्पा काल के मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा गया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। याद रखेगा, हड़प्पा कालीन सभ्यता को हम पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था। यह 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में खोजा गया था। उसके अगले साल 1922 में यह मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने। याद रखेगा, हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन लॉर्ड एलिंगम द्वितीय का है। हमारा राइट आंसर लॉर्ड एलिंगम द्वितीय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? तो विष्णु का 10 अवतार किस पुराण में लिखा गया है? तो मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न की ओर आगे देखते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचरों का प्रधानता की गई है? तो वज्रयान शाखा में मंत्र, हठ योग और तांत्रिक आचरणों के बारे में बौद्ध धर्म में लिखित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, यह कहाँ अवस्थित है? तो विजय विट्ठल मंदिर यह हम्पी कर्नाटक में स्थित है। याद रखिएगा, हम्पी कर्नाटक जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने किए थे। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी यह किस नदी के किनारे स्थित थी? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे।
आगे देखते हैं, किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान में है, वहाँ कीर्ति स्तंभ है जिसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। एक थे महाराणा प्रताप, वे अकबर से या 1576 में हल्दी घाटी की युद्ध लड़े थे। याद रखिएगा, हल्दी घाटी की युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कब हुई थी, तो 1576 ईस्वी में। अगला देखते हैं, इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे देश के पहले यह राष्ट्रपति थे, उन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी थी। यह पूछा जाता है कि भारत की खोज पुस्तक के रचयिता कौन है। तो भारत की खोज पुस्तक के रचयिता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो अबुल कलाम आज़ाद। अगला देखते हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, यह पुस्तक के लेखक पूछ दिया जाता है तो महात्मा गांधी थे इसके रचयिता। अगला प्रश्न, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। याद रखिएगा, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी या सिक्के नायडू ट्रॉफी, यह तीनों का संबंध क्रिकेट खेल से है। अगला प्रश्न देखते हैं, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या हो जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है एलपीजी का फुल फॉर्म। तो एलपीजी का फुल फॉर्म काफ़ी आसान सवाल है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ याद रखिएगा, एक होता है एलपीजी और एक होता है सीएनजी। एलपीजी और सीएनजी में क्या अंतर है, तो सीएनजी जो होता है, सीएनजी को ऊपर लिखेंगे और एलपीजी को नीचे लिखेंगे। ऊपर का दो गैस होता है इथेन और मीथेन, यह सीएनजी में प्रयोग किया जाता है। और नीचे का दो गैस होता है तीसरा और चौथा प्रोपेन या ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन का प्रयोग एलपीजी में किया जाता है। और सिगरेट लाइटर प्रश्न एक पूछा जाता है, सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी। तो गीता रहस्य पुस्तक यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। इसे याद रखिएगा, गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रचित है। पूछा जाता है प्रश्न, सभी को तो पता है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक की निधन कब हुई थी, तो 1920 में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। कहाँ किए थे, 1917 में किए थे दोस्तों। तो यह पुणे महाराष्ट्र में किए थे। और एनी बेसेंट कहाँ किए थे, तो यह मद्रास में किए थे। 1917 में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में किया गया और 1917 में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पुणे में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है। तो हर 2 वर्ष के बाद एक तिहाई सदस्यों को राज्यसभा से निष्कासित किया जाता है, हटा दिया जाता है। और पूछा जाएगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कुल कितना होता है, तो 6 वर्ष। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा, याद रखिएगा, राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाएगा तो इसका कार्यकाल असीमित होता है, क्योंकि यह समाप्त होने वाला सदन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 4 वर्षों का कार्यकाल होता है अमेरिका के प्रेसिडेंट का। वर्तमान में अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, तो जो बाइडेन है। और पूछा जाता है सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो रूजवेल्ट थे। अगला प्रश्न, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसकी सर्वाधिक यह पाया जाता है गुजरात में और कर्नाटक राज्य में, इसे याद रखिएगा। और यहाँ कपास की खेती सर्वाधिक होती है। एक फैक्ट याद रखिएगा, काली मिट्टी में नमी अधिक पाई जाती है, इसलिए काली मिट्टी को दलदली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। तो लाल मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि लौह ऑक्साइड की उपस्थिति उसमें अधिक पाई जाती है, इसलिए लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। और इसमें सर्वाधिक कॉफ़ी की खेती की जाती है। इसका सर्वाधिक प्रचुरता दक्कन के पठारी क्षेत्रों में है। अगला देखते हैं, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है। साथियों, भारत में 51% क्षेत्रफल पर कृषि योग्य भूमि है, कृषि की जाती है। अगला प्रश्न, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगल को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है। तो वह झूम खेती कहलाती है, यानी कि इस जगह पे खेती करने के लिए पेड़ों को काट दिया जाता है और इसके 2-3 साल बाद यहाँ खेती करते हैं, 2-3 साल तक खेती करते हैं, फिर यहाँ का उपजाऊ जमीन बंजर हो जाता है। उसके बाद यहाँ के पेड़ पौधों को काट करके यहाँ खेती की जाती है। इस खेती को झूम खेती के नाम से जानते हैं। यह सर्वाधिक पूर्वोत्तर राज्यों में होता है और खास तौर पे बात करें तो यह मिजोरम राज्य में सर्वाधिक होता है।
अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। याद रखिएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमारे देश के संविधान में बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शासन की एकात्मकता पद्धति का लाभ क्या है? तो दृढ़ राज होता है। जो किसी देश में एक शासन व्यवस्था होगा उसका राज्य दृढ़ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य चुने गए थे। याद रखिएगा संविधान सभा जो कि यह कैबिनेट मिशन आया था उसके अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन पैट्रिक लॉरेंस जो थे उसके अध्यक्ष थे। स्टोफर्ड क्रिप्स जो कि 1942 में क्रिप्स मिशन लाए थे वे भी सदस्य थे, और एबी अलेक्जेंडर 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। याद रखिएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लाए गए हैं? तो यहाँ पे भारतीय संविधान में आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के बारे में लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत की संविधान सभा का निर्माण किया गया था। यह 1946 में आया था। अभी हमने बात किया इसके सदस्य 3 थे, स्टोफर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, और एक थे एबी अलेक्जेंडर। यहाँ संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। उसके 2 दिन उपरांत 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। और फिर उसकी तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 में, जिसमें उद्देशिका को पेश किया गया था। किसके द्वारा पूछा जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके अगले साल 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था। इसे ध्यान रखिएगा, यह सब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। पूछा जाएगा कितने प्रकार की न्याय है? तो 3 प्रकार की। कौन कौन? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। याद रखिएगा प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न की ओर आगे देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में इसे घोषित किया गया है। याद रखिएगा भारत को किस रूप में घोषित करते हैं? तो एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य और समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसी दिन को 26 नवंबर 1949 को लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, और 26 नवंबर को कानून दिवस विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो 1 बार किया गया था। यह कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इस समय किसकी सरकार थी? तो इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान और इसमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं 42वां संविधान संशोधन को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? तो कहीं पे संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। याद रखिएगा संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है। अगला, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है? तो अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 1 में ही भारत अर्थात इंडिया कहा गया है। याद रखिएगा भारत को इंडिया कहा गया है अनुच्छेद 1 में। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा गया है? तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना भारत में संघवाद देखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो यह सभी को पता है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। पूछा जाता है 26 जनवरी 1950 को
लाल किला पे शहनाई कौन बजाए थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे उन्हें शहनाई बजाने का अवसर प्रदान हुआ था। 2001 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। बात करें भारत रत्न की तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी से। अगला प्रश्न की ओर आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव। राव से पता चल रहा है कि राय दे रहे हैं, तो राय से याद रखिएगा ये सलाहकार थे। अगला प्रश्न, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो संघीय प्रणाली में द्विसदन, एक लोकसभा होगा, एक राज्यसभा होगा संघीय पद्धति में। अगला प्रश्न की ओर आगे देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा अपनाई गई है किस देश से? तो एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में इंग्लैंड के द्वारा लिया गया है। याद रखिएगा, एकल नागरिकता भारत में है, इंग्लैंड में भी एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक तो केंद्र सरकार का, एक राज्य सरकार का। ऐसे याद रखिएगा। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। और प्रस्तावना की भाषा पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत भारत में कहाँ लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। और राज्यपाल की नियुक्ति यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में कई दफ़ा पूछा जाता है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो संविधान का भाग नंबर 2 है जो कि नागरिकता के बारे में है। और भाग नंबर 1 राज्य और यूटी के बारे में वर्णन है। और भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार के बारे में। और भाग 4 क्या है कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है। और भाग 4 का ए क्या है? तो यह मूल कर्तव्य के बारे में है, जो कि रूस के संविधान से भारत में लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संघवाद निकट है, तो यह कनाडा के संविधान से संघवाद लिया गया है भारत में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई है? तो संघवाद की योजना भारत में कनाडा के संविधान से, हमने अभी देखा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न कुछ कांग्रेस से देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रश्न बनते हैं। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्षता किए थे? तो कुल 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न की ओर आगे देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन थे उस समय गवर्नर जनरल भारत के। उन्हीं के समय 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। अगला प्रश्न, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना कौन किए थे? तो A.O. ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। याद रखिएगा, कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। और हर्मिट ऑफ शिमला किन्हें कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। और गर्मियों में छुट्टियां मनाने शिमला कौन जाते थे? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो गर्मियों में छुट्टियां मनाने या लॉर्ड डलहौजी शिमला जाता था। अगला देखते हैं। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश सांसद के लिए निर्वाचित हुए? तो ब्रिटिश सांसद के लिए निर्वाचित होने वाले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय की आकलन सर्वप्रथम कौन किए थे? तो भारत में दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय की आकलन की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो यह कथन था लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन को किया था। याद रखिएगा, 1955 में लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन किए थे। अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के द्वारा? तो अभी हमने पढ़ा लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो यह 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय किया गया था। इसे भी ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह काफ़ी इजी सवाल है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई में की गई थी। इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे मुखर्जी। और बात करें यहाँ दूसरी अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। यहाँ मैप से याद रखिएगा, प्रथम यहाँ ऐसे याद रखिएगा, प्रथम हुआ था मुंबई में और दूसरा हुआ था कोलकाता में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पारसी प्रथम अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। उन्होंने 1886 में इसकी दूसरी अध्यक्षता किए थे। उसके बाद तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में, जिसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्षता कर रहे थे। कहाँ? मद्रास में। उसके बाद चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले, प्रथम अंग्रेज अधिकारी थे, वे अध्यक्षता कर रहे थे। इस तरह से आप याद रखिएगा, पहला हुआ था मुंबई में, दूसरा हुआ था कोलकाता में, तीसरा हुआ था मद्रास में, चौथा हुआ था इलाहाबाद में। आगे देखते हैं प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो 1905 में बनारस में अधिवेशन की अध्यक्षता हुआ था, तो उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ याद रखिएगा 1905 में ही अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। लेकिन 1905 में एक और अधिवेशन हुआ था बनारस में, उसकी अध्यक्षता पूछा गया है गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और आध्यात्मिक गुरु अगर पूछा जाएगा तो लियो टोल्स्टॉय आध्यात्मिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो एमजी रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। साथियों, महात्मा गांधी से जुड़े जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को टैकल करेंगे और अनुसंधान केंद्र और मुख्यालय पे जो भी प्रश्न बनते हैं उसे भी देखेंगे। तो बारी बारी से हम सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला है पॉलिटी महत्वपूर्ण प्रश्न, वे कौन से प्रधानमंत्री थे जो एक भी दिन संसद नहीं गए थे? संसद के सदन में एक भी दिन वे उपस्थित नहीं रहे थे। वे थे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह से याद रखिएगा 23 दिसंबर को इनके जन्म तिथि के शुभ अवसर पे राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मतिथि को मनाते हैं। और याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से जानते हैं। अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं साथियों, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। इसे याद रखिएगा। हमारे देश के अभी बहुमत दल के नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। अगला प्रश्न, सबसे कम उम्र की आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? भारत के ऐसे कौन प्रधानमंत्री थे जो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे? तो राजीव गांधी। याद रखेगा राजीव गांधी के समय में ही 21 वर्ष से उम्र का वोटिंग का उम्र 21 से घटा करके 18 वर्ष किया गया। कैवां संविधान संशोधन? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत। और भी एक याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून लाया गया था। ये भी राजीव गांधी के कार्यकाल में ही इनका प्रधानमंत्री पूछा जाता है। अगला प्रश्न चौथा देखते हैं, कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो कार्यपालिका की समस्त शक्ति यह मंत्रिपरिषद में निहित होती है। याद रखिएगा। और मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो मंत्रिपरिषद हैं उनके मंत्रिपरिषद के मंत्रीगण हैं वे सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस तरह का प्रश्न बनता है। याद रखिएगा मंत्रिपरिषद के जितने भी मंत्री हैं वे सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत में याद रखिएगा अनुच्छेद सरला स से र और ला 79 हो गया संसद, और र से राज्यसभा हो गया 80 और 81 से हो गया लोकसभा। ये अनुच्छेद नंबर सीक्वेंस से आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? यानी कि रक्षा मंत्री या फिर उप प्रधानमंत्री कह सकते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बारदोली सत्याग्रह कब किए थे? तो 1928 में किए थे। और इन्होंने ही ऑपरेशन पोलो चलाया था। कब? तो 1948 के समय ऑपरेशन पोलो के तहत सभी रियासत को मिलाया गया था भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व
पदच्युति का प्रावधान किया गया है? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और त्याग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और त्याग का प्रावधान है। अगला प्रश्न, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद कितने दिनों तक रह सकता है? बिना किसी सदन के सदस्य बने बिना मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है कोई व्यक्ति? तो 6 माह तक रखता है। 6 माह के बाद अगर वे किसी भी सदन से वे सदस्य बनते हैं तभी वे आगे तक रह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का गठन केंद्रीय मंत्री करते हैं। याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री मिलकर के मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कानून मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से याद रखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे। इन्हें भी याद रखिएगा। और पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो अंबेडकर साहब और यह महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। इसे भी याद रखिएगा। यहाँ और कुछ हम प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला वीडियो और यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अच्छे लेवल के हैं आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी अच्छी तैयारी हो पाए। अगला आप देखते हैं टॉपिक, महात्मा गांधी से पूछे गए प्रश्न। अब तक जितने भी महात्मा गांधी से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में महात्मा गांधी आधुनिक भारत से बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो वे सभी प्रश्नों को देखते हैं साथियों। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? तो वर्धा आश्रम यह महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखिएगा, वर्धा आश्रम महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर पूछा जाएगा साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है, तो अहमदाबाद में है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और महात्मा गांधी यह भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन पत्रिका कब शुरू किया? साप्ताहिक हरिजन पत्रिका था जिसकी शुरुआत किसने किया था? तो गांधी जी ने किए थे। कब किए थे? तो 1933 से किए थे। याद रखिएगा, हरिजन शब्द और आदिवासी शब्द का आदिवासी और हरिजन शब्द किसने शुरू किए? तो महात्मा गांधी जी ने यह 2 शब्द दिए थे। अगला देखते हैं, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहे थे। याद रखिएगा, और गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहे थे और राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को। यह याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता कहे थे गांधी जी को और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। यह टाइटल किन्होंने दिया था? तो एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी का तानाशाह शासक था, वे दिया था सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का नाम। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था, वे कहा था विंस्टन चर्चिल गांधी जी को अर्धनग्न फकीर। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो डी रूजवेल्ट। यह भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और विंस्टन चर्चिल जो भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लाइमेट एटली थे, लेबर पार्टी के। पार्टी भी पूछा जाता है और प्रधानमंत्री भी पूछा जाता है। तो क्लाइमेट एटली प्रधानमंत्री थे 1947 में और लेबर पार्टी का शासन था। अगला प्रश्न देखते हैं, टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर की बात किया जा रहा है तो उन्हें गुरुदेव महात्मा गांधी के द्वारा यह टाइटल दिया गया था। महात्मा गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहे थे और रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिए थे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर को ही 1913 ईस्वी में भारत का बल्कि पूरे एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? तो 1913 में गीतांजलि उपन्यास के लिए। देखते हैं 1901 से नोबेल प्राइज का शुरुआत हुआ है दोस्तों, 1901 ईस्वी से। यह स्वीडन के, यह याद रखिएगा, यह डायनामाइट के आविष्कार किए थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के याद में यह दिया जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो एमजी रानाडे थे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु। यह एक प्रश्न पूछा जाता है कि यह दांडी मार्च का तो नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी, लेकिन तमिलनाडु में दांडी मार्च हुआ था, उसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ही कर रहे थे। याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगला प्रश्न, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, लेकिन आध्यात्मिक गुरु यानी इनको फॉलो करते थे किनको? तो लियो टोल्स्टॉय को। याद रखिएगा, लियो टोल्स्टॉय को आध्यात्मिक गुरु गांधी जी का कहा गया है। अगला प्रश्न, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। यह नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। एक प्रश्न याद रखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो किसके? एक अंग्रेज ऑफिसर जनरल ओ डायर के आदेश पे हुआ था। उसकी हत्या कौन किए थे? तो यह उधम सिंह, सरदार उधम सिंह के द्वारा इंग्लैंड में जाकर के जनरल ओ डायर की हत्या किया गया था। ऑप्शन में रहता है जनरल डायर और जनरल ओ डायर, तो जनरल ओ डायर की हत्या किए थे उधम सिंह। अगला प्रश्न, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? तो गांधी जी क्रिप्स मिशन 1942 में जो स्टोफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में लाया गया था, उसे पोस्ट डेटेड चेक के रूप में गांधी जी कहे थे। उसके बाद 1946 में क्या आया था? तो कैबिनेट मिशन आया था, उसमें भी स्टोफर्ड क्रिप्स एक सदस्य बनकर आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो 1908 में हिंद स्वराज यह गांधी जी द्वारा प्रकाशित है। कब किया गया पूछा जाएगा, तो 1908 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? तो अभय सदक गांधी जी के द्वारा दिया गया था बाबा आमटे को। याद रखिएगा, बाबा आमटे को अभय सदक किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो 1915 से लेकर 1948 तक गांधी युग माना जाता है। और 1917 में क्या किए थे? तो यह चंपारण विद्रोह किए थे, जो कि बिहार में स्थित है, नील विद्रोह। और उसके बाद 18 में क्या किए थे? तो यह अहमदाबाद मिल विद्रोह किए थे। अगला देखते हैं, भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ था? तो यह खेड़ा था। पहला था चंपारण, दूसरा था अहमदाबाद मिल आंदोलन और तीसरा था खेड़ा सत्याग्रह। अगला प्रश्न, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की? पूछा जाता है सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने किए थे? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? गांधी जी के पहले सचिव थे महादेव देसाई। उनके जाने के बाद कौन बने थे गांधी जी के सचिव? तो प्यारे लाल जी को बनाया गया था। यह सब प्रश्न काफ़ी रेयर मिलते हैं, इन्हें आप याद रखिएगा तो एग्जाम में प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों, गांधी जी के अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो गांधी जी के फॉलोअर थी कौन? मीरा बहन। उनका रियल नाम था मेडेलिन अस्टेल्ड उनका नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने गांधी जी को दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? तो गांधी जी का जो दांडी मार्च हुआ था उसकी तुलना राम जी का लंका पौराणिक यात्रा से मोतीलाल नेहरू जी किए थे। मोतीलाल नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के फादर थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कुछ देखते हैं अनुसंधान और उनके मुख्यालय से। यहाँ से प्रश्न काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बारी बारी से सभी महत्वपूर्ण कुछ हैं उनको देख लेते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड की राजधानी में है। अगला प्रश्न, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, तो यह देहरादून में ही है। दोनों को याद रखिएगा, वन अनुसंधान संस्थान और वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, यह दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देहरादून में स्थित है। अगला देखते हैं केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, तो केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान का मुख्यालय इज्जतनगर में स्थित है। अगला देखते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, जिसे हम नीरी के नाम से जानते हैं, तो नीरी का हेडक्वार्टर नागपुर में है। न से नीरी और न से नागपुर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, तो ऊंट कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान के बीकानेर में हेडक्वार्टर इसका बनाया गया है। तो ऊंट राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए राजस्थान के बीकानेर शहर को राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर बना दिया गया है।
अगला प्रश्न, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान, यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर हैदराबाद में स्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, इसका हेडक्वार्टर भी नागपुर में है, नीरी का भी, और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, इसका भी हेडक्वार्टर नागपुर में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कृषि अनुसंधान परिषद याद रखिएगा, इसकी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भारतीय मृदा विज्ञान सॉइल साइंस संस्थान कहाँ है? तो यह प्रयागराज में है, प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है, सर्वे करते हैं, तो यह देहरादून से आता है। कब से पूछा जाएगा? तो 1987 से यह रिपोर्ट प्रकाशित हर 2 साल में किया जाता है। तो यह भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? तो प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ है? तो यह कोयम्बटूर में है। याद रखिएगा, सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र और प्राकृतिक इतिहास केंद्र यह कोयम्बटूर में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण केंद्र, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। वनस्पति सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। अगला, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, वनस्पति सर्वेक्षण और प्राणी सर्वेक्षण, इन दोनों का मुख्यालय हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है, इसे याद रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वानिकी अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर झांसी में है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मरु यानी कि यह मरुभूमि कहाँ रहता है? तो जहाँ रेगिस्तान पाया जाता है, तो इसका अनुसंधान केंद्र राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित है। केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, यह नई दिल्ली में स्थित है। मौसम विज्ञान और कृषि अनुसंधान परिषद, यह दोनों नई दिल्ली में स्थित है। यह सभी प्रश्नों को देखिएगा ध्यानपूर्वक, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय मौसम वेधशाला, मौसम वेधशाला यह पुणे में स्थित है। पुणे महाराष्ट्र का एक शहर है। मौसम वेधशाला पुणे में है। अगला, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, यह चंडीगढ़ में स्थित है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान का हेडक्वार्टर याद रखिएगा, चंडीगढ़। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो लखनऊ में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में स्थित है। साथियों, यही सब महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में कई दफ़ा पूछा जाता है, और ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वालिटी कंटेंट है दोस्तों। इसलिए हमारे इस वीडियो को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हवाई अड्डे से बनने वाले जितने भी प्रश्न आपके मिलेंगे तो यहाँ से आपको टेकल हो जाएंगे, और स्टैटिक जीके और एक्स्ट्रा फैक्ट को आप समझेंगे तो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो जल्दी से हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं साथियों। पहला देखते हैं, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसे किस नाम से जानते हैं? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। विमान क्षेत्र का अर्थ होता है दोस्तों हवाई अड्डा। दिल्ली के हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगला दूसरा है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हम छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र के नाम से जानते हैं। छत्रपति शिवाजी का संबंध महाराष्ट्र राज्य से था, इसलिए मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम रखा गया छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा, चेन्नई, जिसका आसानी से याद रखेगा, चेन्नई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला देखते हैं कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, उसकी हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संबंध पश्चिम बंगाल कोलकाता शहर से था, इसलिए कोलकाता शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया। यह सब ट्रिक के माध्यम से आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं बेंगलोर। बेंगलोर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो बेंगलोर में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं हैदराबाद। यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है साथियों। हैदराबाद शहर, जो कि इसकी एयरपोर्ट का नाम है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी के नाम से हवाई अड्डा हैदराबाद शहर में स्थित है।
अगला देखते हैं, झारखंड की राजधानी है रांची। रांची जिसका नाम है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिरसा मुंडा जी का संबंध था झारखंड राज्य से। बिरसा मुंडा एक जनजातीय भारत के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे जो कि अंग्रेजों को धूल चटा दिए थे। इसलिए रांची शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा कि बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहाँ है, तो यह उड़ीसा के राउरकेला शहर में स्थित है दोस्तों, जो कि विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। और पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, तो यह अहमदाबाद शहर जिसका नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। अगला प्रश्न आगे देखते हैं, अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का संबंध गुजरात राज्य से था, इसलिए अहमदाबाद शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल रखा गया। ये याद रखेगा 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह किनके नेतृत्व में किया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। और बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया। और यह सजेशन कौन दिए थे बारदोली की महिलाओं को? तो यह गांधी जी के द्वारा सजेशन दिया गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को टाइटल दिया जाए सरदार का। आगे देखते हैं, जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, उसका एकदम आसान याद रखिएगा आसानी से। जयपुर नाम से ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। तिरुवनंतपुरम जो कि केरल की राजधानी है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तिरुवनंतपुरम का याद रखिएगा, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आगे की ओर बढ़ते हैं, गोवा जो कि भारत की सबसे छोटी राज्य है। गोवा का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा का है। और महावीर नेशनल पार्क यह गोवा राज्य में स्थित है। अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों, गुवाहाटी जो कि इसे हम कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। गोपीनाथ बारदोली का संबंध था असम राज्य से, इसलिए गुवाहाटी शहर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम गोपीनाथ बारदोलाई रखा गया। अगला देखते हैं, अमृतसर शहर है जो कि पंजाब राज्य का है। अमृतसर शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? तो गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। गुरु रामदास जी का संबंध यह पंजाब से था। और पंजाब के अमृतसर शहर को बसाने वाले पूछा जाता है प्रश्न, तो अमृतसर शहर को बसाए थे गुरु रामदास जी। और अमृतसर शहर में स्वर्ण मंदिर है, जिसको बनाए थे कौन? तो गुरु अर्जुन देव जो कि सिख धर्म के 5वें गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कोचीन का याद रखिएगा, यह केरल राज्य में स्थित है। तो कोचीन के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, पोर्ट ब्लेयर यह अंडमान निकोबार इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। वीर सावरकर का संबंध था पोर्ट ब्लेयर से, आप सभी को पता है। वहाँ इन्हें काला पानी का सजा दिया गया था, और काला पानी का सजा वीर सावरकर को पोर्ट ब्लेयर में दिया गया था, इसलिए वहाँ का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम वीर सावरकर रखा गया है। कोझिकोड जो केरल राज्य में स्थित है, कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। कालीकट जो कि वास्को डी गामा 1498 में केरल के तट पर आया था, उसी जगह का नाम है कालीकट। और कालीकट का अब नया नाम, आधुनिक नाम कोझिकोड रखा गया है, इसलिए याद रखिएगा कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आगे की ओर बढ़ते हैं, भुवनेश्वर की राजधानी, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इसके एयरपोर्ट का नाम है बीजू पटनायक जी का संबंध है उड़ीसा से, जो कि उड़ीसा के पूर्व या सीएम थे, मुख्यमंत्री, इसलिए इनके नाम पर ही बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र नाम रखा गया। आगे देखते हैं, नागपुर जो कि महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है। नागपुर शहर में जो अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है उसका नाम है बाबा साहेब भीमराव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भीमराव अंबेडकर के नाम से नागपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगला देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वहाँ की इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है चौधरी चरण सिंह। याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह जी का संबंध उत्तर प्रदेश से था, इसलिए चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र लखनऊ में बनाया गया है। वाराणसी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा शहर है। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है। लाल बहादुर शास्त्री के याद में वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र का नाम रखा गया है। अगला देखते हैं, मैंगलोर, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है।
यह आसानी से याद रखेगा। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी मैंगलोर से ही है। अगला देखते हैं प्रश्न, यह घरेलू हवाई अड्डा है लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है दोस्तों। अगरतला, जो कि यह त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, इसके एयरपोर्ट का नाम है महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा। महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा अगरतला के हवाई अड्डे का नाम है। यही सब इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसे आप बार बार रिवीजन कीजिएगा, आपका स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों। अब कुछ हम सेलेक्टेड स्टैटिक जीके के प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल के हैं और उनके एक्स्ट्रा फैक्टों को समझते हैं। और हमारे इस प्रयास के लिए प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आपको पसंद आता है तो। अगला देखते हैं, मिथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए लोकप्रिय है, यह किस राज्य में है? तो मिथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान यह केरल राज्य में है। और मिथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाएगा कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पहला तो हो जाएगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा में ऑप्शन में दिया रहेगा तो मिथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान, यह भी हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और यह दोनों केरल राज्य में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और मिथिकेटन 16 दोनों केरल में दोस्तों। अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं, रत्नागिरी की खदानें किस राज्य में पाई जाती हैं? तो रत्नागिरी खदान क्षेत्र यह महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध मंदिर है? तो उत्तराखंड में काफ़ी मंदिर, इसे देवभूमि के नाम से जानते हैं। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग, ये सभी जहाँ स्थल है यहाँ पे काफ़ी मंदिरें हैं, यह सभी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड को ही कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मुर्मुगांव बंदरगाह, मुर्मुगांव जो है पोर्ट, यह किस राज्य में है? तो गोवा में है, याद रखिएगा। मुर्मुगांव गोवा में यह पोर्ट बनाया गया है। सूर्यकुंड शिल्प मेला की किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सूर्यकुंड शिल्प मेला, यह एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है। हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में स्थित है। दिल्ली के बगल में फरीदाबाद शहर है, वहीं सूर्यकुंड मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा के रूप में जाना जाता है। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। गंगा का बांग्लादेश में पद्मा नाम है और ब्रह्मपुत्रा जो हमारे देश में भारत में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, वे बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो उसे जमुना के नाम से जानते हैं। और आगे चलकर जमुना और पद्मा दोनों मिलती है, उन संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं, याद रखिएगा। और मेघना ही जाकर के पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है और पंजे की आकार की वे धरातल भूमि बनाती है। अगला, वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा वैली ऑफ फ्लावर्स, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 340 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो 340 दिन अंतरिक्ष स्टेशन में बिताने के बाद अमेरिकी यात्री, उनका नाम था डगलस हेले उनका नाम था। अगला देखते हैं, नई संस्था जो अब भारत में योजना आयोग का गठन करने के लिए भूमिका निभा रही है। योजना आयोग के बाद अब नया संस्थान बन गया है उसके स्थान पे, पंचवर्षीय योजना के बाद, उसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यकाल में शुरुआत की गई थी। हम बात करें पंचवर्षीय योजना की तो इसकी शुरुआत 1951 से हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चली थी। यह चली थी दोस्तों हैराल्ड डोमर मॉडल की। पहला पंचवर्षीय योजना का मॉडल था हैराल्ड डोमर मॉडल, जो कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया था। दूसरी की बात करें तो यह 56 से 61 तक चला था, जो कि पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। इसमें उद्योग धंधा और कारखानों पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें 3 ऐसे कारखाने थे जो कि भारत में स्थापित किए गए। पहला याद रखिएगा भिलाई इस्पात संयंत्र, जो कि यह रूस के सहयोग से बनाया गया था। उसके बाद जर्मनी याद रखिएगा, जर्मनी इस्पात संयंत्र, जो कि राउरकेला याद रखिएगा दोस्तों, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। उसके बाद दुर्गापुर, यह ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। उसके बाद बोकारो बनाया गया था, यह तृतीय पंचवर्षीय योजना में, जो कि बोकारो वाला स्टील प्लांट रूस के सहयोग से बनाया गया था। तो 2 रूस के सहयोग से, कौन कौन? तो भिलाई और बोकारो वाला। अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न, अगला देखते हैं आगे
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मार्च के किस दिन को मनाते हैं? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती का आयोजन किया गया था। तो यह कौन से संस्था किए थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन्होंने मिलकर के काकोरी ट्रेन डकैती किए थे, जो कि अब उत्तर प्रदेश सरकार काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू और कश्मीर में बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में बगलिहार बांध है, इसे याद रखिएगा। और यह किस नदी पे बनाया गया है पूछा जाएगा तो चिनाब नदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चिनाब नदी पे बगलिहार बांध, दुल्हस्ती परियोजना, यह सब बनाया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। अगला देखते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कोलकाता शहर में स्थित है दोस्तों। लीबिया की मुद्रा पूछा जाएगा तो लीबिया की मुद्रा दिनार हो जाएगा। किस देश में है? तो पर्सलिन टावर याद रखिएगा, चीन में है। सभी को पता होता है 7 आश्चर्यजनक, लेकिन पर्सलिन टावर यह पूछा जाएगा तो चीन देश में है। अगला देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायत किस देश के संसद का नाम है? तो नेपाल देश के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। और सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, रोहिंग्टन बेरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है रोहिंग्टन बोरिया। और थॉमस कप पूछा जाएगा तो यह बैडमिंटन का कप है, याद रखिएगा, थॉमस कप बैडमिंटन का कप है। किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने राजनीति में शामिल हुए? तो चंपारण सत्याग्रह से 1917 में यह बिहार का आंदोलन था। इसमें भारत में गांधी जी यह राजनीतिक में शामिल हुए थे। और भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को, इसलिए 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और कहाँ से लौटे थे? तो दक्षिण अफ्रीका देश से लौटे थे। और दक्षिण अफ्रीका का गांधी किन्हें कहा जाता है? तो नेल्सन मंडेला जी को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और पहले विदेशी कौन थे जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया? तो वे थे कौन? तो वे थे अबुल कलाम आज़ाद 1987 में, जो कि पाकिस्तान से थे संबंधित। और दूसरे ऐसे थे जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया, वे थे नेल्सन मंडेला जी, जिनका संबंध दक्षिण अफ्रीका देश से है। अगला प्रश्न, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया? तो काफ़ी आसान सवाल है। नौजवान सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी भगत सिंह के द्वारा दिया गया। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं, जो कि भारत के एक बहुत बड़े धावक थे, याद रखिएगा। हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। यह बारीक अंतर को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो दाभोल विद्युत परियोजना यह तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है। या अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यह मुंबई के बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए जवाहरलाल बंदरगाह का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं, 18 अप्रैल। अगला देखते हैं, वात्सल्य मेला कहाँ पे आयोजित होता है? तो वात्सल्य मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है, ध्यान रखिएगा, वात्सल्य मेला नई दिल्ली में आयोजित होता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी को अपनाना 2006 में अपनाया था। आगे देखते हैं, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? अमेरिका ने, याद है सभी को पता है कि अमेरिका के द्वारा जापान की दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम गिराया गया। तो वे आदेश देने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो हेनरी टूरमे वे राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जिन्होंने जापान पे बम गिराने का आदेश दिया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे गिराया गया था और 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया था। पहला जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल मैन, और दूसरा गिराया गया था उसका नाम था पहला था लिटिल बॉय और दूसरा था फैट मैन। आगे देखते हैं दोस्तों, किस राज्य ने हाल ही में रोजगार संगी ऐप शुरू की है? तो रोजगार संगी ऐप यह छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है।
अगला देखते हैं लॉर्ड अयप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो केरल में यह स्थित है और सबरीमाला मंदिर यह भी केरल में स्थित है। याद रखिएगा, अयप्पा मंदिर और सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। अगला बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है। तो पोर्ट सिटी किसे कहते हैं। तो मैंगलोर को, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। यही सभी। जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज स्टैटिक जीके का काफ़ी ज़रूरी टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को कवर करेंगे। इंटरनेशनल बाउंड्रीज से हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इस वीडियो में वे सभी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखते हैं पहला डुरंड रेखा, डुरंड लाइन, यह किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। इसका निर्धारण कब किया गया। तो 1886 में सर मार्टिन डुरंड के द्वारा डुरंड लाइन का निर्धारण किया गया। डुरंड लाइन से 3 पॉइंट याद रखेगा। यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बाउंड्री बनाता है और इसकी निर्धारण 1886 में सर मार्टिन डुरंड के द्वारा किया गया। अगला दूसरा देखते हैं मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन, यह किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो मैकमोहन रेखा यह भारत और चीन के बीच स्थित है। यह इंडिया और चाइना के बीच बाउंड्री बनाता है। यह 1120 किलोमीटर लंबी रेखा है जो कि सर मैकमोहन के द्वारा यह रेखा का निर्धारण किया गया। इसको चाइना के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। अगला तीसरा देखते हैं रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करता है। भारत और पाकिस्तान और साथ ही याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ रेखा का बाउंड्री बना हुआ है। इसकी शुरुआत 1947 में भारत और पाकिस्तान सीमा आयोग के द्वारा रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे। तो साइरिल रेडक्लिफ के द्वारा यह सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। रेड क्लिफ लाइन से याद रखेगा भारत और पाकिस्तान और साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेड क्लिफ रेखा बनाता है। इसको 1947 में गठन किया गया, जो कि रेड क्लिफ के द्वारा यह सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। अगला चौथा देखते हैं 17वां समानांतर रेखा, 17th पैरेलल, यह किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो याद रखेगा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। वियतनाम 2 भागों में बट गया था, इसलिए 17वां समानांतर रेखा से उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को सीमा रेखा निर्धारण किया गया था। अगला देखते हैं 24वीं समानांतर रेखा, 24th पैरेलल, यह किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। 24th पैरेलल यह भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। यहाँ बात याद रखिएगा कि यह रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ पे पाकिस्तान मानता है कि भारत और पाकिस्तान का सीमा बना हुआ है, लेकिन भारत तो नहीं मानता है। पाकिस्तान इसको एरिया ज़्यादा मिलता है, इसलिए समानांतर रेखा 24वीं को वह पूरी तरह से ऑफिशियली मानता है। अगला याद रखिएगा 31वीं समानांतर रेखा पूछा जाता है। यह ईरान और इराक के बीच स्थित है। याद रखिएगा यह ईरान और इराक के बीच 31वीं समानांतर रेखा स्थित है। और एक पूछा जाता है दोस्तों मैनरहीन रेखा। तो मैनरहीन रेखा यह जर्मनी और फिनलैंड के बीच स्थित है। यह भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। मैनरहीन रेखा जर्मनी और फिनलैंड के बीच स्थित है। यह साथियों हमारा यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और अपनी सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो पाए। अगला देखते हैं 38वीं समानांतर रेखा, 38th पैरेलल, यह किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो यह कोरिया को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 38वीं समानांतर रेखा कोरिया को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। अगला देखते हैं 49वां समानांतर रेखा, 49वां समानांतर रेखा यह अमेरिका और कनाडा देश के बीच सीमा का निर्धारण करता है। यह अमेरिका और कनाडा को 2 भागों में बांटता है। एक देखते हैं कुछ और फैक्ट याद रखेगा। 8वीं समानांतर रेखा होता है, एक 9वीं समानांतर रेखा और एक 10वीं समानांतर रेखा। याद रखेगा 8वीं समानांतर रेखा यह है मालदीव और मिनिकोय के बीच, मालदीव और मिनिकोय के बीच 8वीं समानांतर रेखा है। और यहाँ मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच कौन सा है, 9वीं समानांतर रेखा। और उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच 10वीं समानांतर रेखा है। और फैक्ट याद रखिएगा 17वीं समानांतर रेखा पूछा जाता है तो यह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। 38वीं पूछा जाएगा तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 49वीं समानांतर रेखा पूछा जाएगा तो अमेरिका और कनाडा के बीच। यह सभी फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। 24वीं समानांतर पूछ दिया जाएगा तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रन ऑफ कच्छ में स्थित है। अगला देखते हैं हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा याद रखेगा यह किन 2 देशों के बीच स्थित है तो जर्मनी और पोलैंड के बीच। जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा स्थित है। यह
प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं हिंडनबर्ग रेखा से वापस लौट गई थी। अगला देखते हैं ऑर्डरनाइस रेखा, ऑर्डरनाइस लाइन, जिसको जर्मनी और पोलैंड के बीच ही ऑर्डरनाइस लाइन भी स्थित है। याद रखिएगा, हिंडनबर्ग रेखा और ऑर्डरनाइस रेखा यह जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा का निर्धारण करता है। अगला देखते हैं मैगिनोट लाइन। मैगिनोट लाइन याद रखिएगा जर्मनी और फ्रांस के बीच बनाया गया था। यह फ्रांस के द्वारा जर्मनी के आक्रमण को रोकने के लिए मैगिनोट लाइन का निर्माण किया गया था। और सिजफ्राइड लाइन यह भी जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। सिजफ्राइड लाइन और मैगिनोट लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। और अंतर याद रखिएगा, मैगिनोट लाइन फ्रांस के लिए बचाव के लिए अपना बनाया गया था और यह सिजफ्राइड लाइन यह जर्मनी के द्वारा बनाया गया था। अगला देखते हैं साथियों, यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।